इतिहास में तिब्बत एक आज़ाद मुल्क हुआ करता था। उस टाइम पर तिब्बत की 3 प्रोविंसेस थी, ऊसांग, आमदो और खाम, और ये तीनों प्रोविंसेस तिब्बतन एम्पायर के टाइम की हैं। एविडेंस बताते हैं कि तिब्बत में लोग 4 से 5,000 साल पहले रहा करते थे और उस हिसाब से तिब्बत एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। लेकिन तिब्बत को ठीक से यूनिफाई किया गया था 7th सेंचुरी एडी के अराउंड यारलंग डायनेस्टी द्वारा। नामरी सोंगसंग और उनके बेटे सोंगसंग गाम्पो को तिब्बतन एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है। उस टाइम पर चाइनीज और तिब्बतन एम्पायर के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए 821 एडी में एक सीनो तिब्बतन ट्रीटी साइन की गई। इस ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ कि तिब्बत के लोग तिब्बत में खुश हैं और चाइना के लोग चाइना में। इस तरह से तिब्बत और चाइना के बीच ये इतिहास का पहला डिस्प्यूट था। इसी टाइम तिब्बत में बुद्धिज्म की एंट्री होती है। एक्चुअली राजा गाम्पो की 2 पत्नियां थी, एक चाइना से और दूसरी नेपाल से। राजा गाम्पो की दोनों पत्नियां ही बुद्धिज्म से बिलोंग करती थी और अपनी दोनों पत्नियों के इन्फ्लुएंस में आके राजा गाम्पो भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तिब्बतन लोगों के लिए बुद्धिज्म एक नई चीज थी, इसलिए उन्हें ये चाहिए था कि कोई उन्हें बुद्धिज्म की टीचिंग्स को बताए। तिब्बत के लोगों को बुद्धिज्म सिखाने के लिए इंडिया से पद्म संभवा को बुलाया जाता है, जिन्हें की गुरु रिम्पोच भी कहा जाता था। पद्म संभवा के अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड शांत रक्षता को भी बुलाया जाता है बुद्धिज्म सिखाने के लिए। इन्हीं दोनों टीचर्स ने तिब्बत में बुद्धिज्म को सिखाया था। 1240 एडी में मंगोल्स आक्रमण करते हैं तिब्बत पर और ये आक्रमण चंगेज खान के पोते गोदान खान के द्वारा किया जाता है। लेकिन 1247 एडी में गोदान खान एक तिब्बतन लामा से मिलते हैं, साक्या पंडिता। इनके इन्फ्लुएंस में आकर गोदान खान भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली बुद्धिज्म का लर्निंग कंसेप्ट इतना क्लियर था कि लोग इससे एम्फेसाइज होकर इसको एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि बुद्धिज्म कहता था कि बाहर देखने से अच्छा है कि तुम अपने अंदर देखो और सीखते रहो। 1720 में चाइना के चिंग डायनेस्टी ने तिब्बत की 2 प्रोविंसेस खाम और आमदो पर आक्रमण कर उसे चाइना में मिला लिया और उसका नाम रख दिया चिंगाई। लेकिन 1920 में चिंग डायनेस्टी का अंत होता है और चाइना में बॉर्न होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना का। रिपब्लिक ऑफ चाइना के आते ही तिब्बत की कैपिटल सिटी लहासा से चाइनीज ट्रूप्स को भगा दिया जाता है और दलाई लामा घोषणा करते हैं कि अब हम एक आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन चाइना की न्यू गवर्नमेंट अब भी चाहती थी कि उनका इन्फ्लुएंस तिब्बत पर बरकरार रहे, जिसकी वजह से तिब्बत और चाइना में हमेशा तनाव बना रहता था। इस मसले को सुलझाने के लिए ब्रिटेन बीच में आता है। ब्रिटेन के द्वारा चाइना और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स को शिमला में बुलाया जाता है। शिमला के इस कन्वेंशन में तिब्बत और ब्रिटेन तो साइन कर देते हैं, लेकिन चाइना नहीं करता। इस तरह से तिब्बत को ब्रिटेन का फेवर मिल जाता है। लेकिन 1449 में चाइना में एक बार फिर से एक नई गवर्नमेंट आती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इस नई गवर्नमेंट को रूल करते हैं चाइना के एक कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग। माओ जेडोंग डायरेक्टली तिब्बत को धमकी देते हैं कि अब तिब्बत में हम शासन चलाएंगे। माओ जेडोंग के शासन में आने के अगले साल ही 1915 में रेडियो बीजिंग पर एक अनाउंसमेंट की जाती है कि तिब्बत पर कब्जा करना चाइनीज गवर्नमेंट का पहला मकसद रहेगा। फाइनली 1 जनवरी 1950 को चाइना डिक्लेयर कर देता है नेशनल सोवरेनिटी तिब्बत के ऊपर। चाइना तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने यहाँ इनवाइट करता है, लेकिन तिब्बतन ऑफिशियल्स रिजेक्ट कर देते हैं। वे कहते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम चाइना की कोई भी बात नहीं मानेंगे। ये चीज़ देखकर माओ जेडोंग यांगशी नदी के रास्ते लगभग 40 से 80 हजार सैनिकों के साथ तिब्बत के शहर आमदो पर कब्जा कर लेते हैं। चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा ये कब्जा बहुत ही तेजी से किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पूरे तिब्बत की आबादी ही 1 मिलियन थी। इतनी बड़ी आर्मी के साथ इतनी छोटे पॉपुलेशन पर कब्जा करना चाइना के लिए बिल्कुल भी आसान था। हालात को देखते हुए 14th दलाई लामा को हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया ताकि लोग मोटिवेटेड रह सके। एक्चुअली दलाई लामा को तिब्बत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैन माना जाता है। दलाई लामा किसी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पोस्ट है जो सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति को दी जाती है तिब्बत के अंदर। और प्रेजेंट टाइम में हम जिन दलाई लामा को जानते हैं वही है 14th दलाई लामा। एक्चुअली उस टाइम पर दलाई लामा की एज केवल 15 ईयर थी, लेकिन पोस्ट खाली थी, इसलिए दलाई लामा को तुरंत ही उस पोस्ट पर बैठा दिया गया। चाइनीज इन्वेजन को देखते हुए दलाई लामा ने तुरंत ही इस मैटर को यूनाइटेड नेशन के सामने पेश कर दिया। इंटरनेशनल प्रेशर ना पड़े, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना ने तिब्बतन ऑफिशियल्स को 1951 में बीजिंग में इनवाइट किया। तिब्बतन ऑफिशियल्स के बीजिंग पहुंचने पर चाइना उनसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है, जिसे 17th पॉइंट एग्रीमेंट कहा गया है। इस एग्रीमेंट में चाइना ने तिब्बत के लिए कुछ रूल्स रखे थे। चाइना का कहना था कि उसका कंट्रोल तिब्बत
पर जरूर रहेगा, लेकिन तिब्बत के लोगों को फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी। साथ ही रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाएगा और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को भी नहीं बदला जाएगा। दलाई लामा की जो पोस्ट है वो भी बरकरार रहेगी और चाइना किसी भी तरह से तिब्बत के रूल्स में छेड़छाड़ नहीं करेगा। एग्रीमेंट को देखकर लग रहा था कि चाइना पूरी तरह से तिब्बत के फेवर में है, इसलिए तिब्बत के ऑफिशियल्स और दलाई लामा भी इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा केवल कुछ सालों के लिए ही था। कुछ साल के बाद चाइना अपने सभी वादों से पीछे हटने लगा और उसने जो भी एग्रीमेंट बनाया था ठीक उसका उल्टा करने लगा। 1954-55 के बीच दलाई लामा चाइना विजिट करने जाते हैं। उस टाइम पर चाइना में काफी डेवलपमेंट हो रहा था। इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीजें काफी तेजी से डेवलप कर रही थी। ये चीज देखकर दलाई लामा काफी इंप्रेस हो जाते हैं। साथ ही चाइना तिब्बत के ऑफिशियल्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि देखो, तुम लोग को भी हमारी तरह डेवलप करना चाहिए। मो जेडोंग एक कट्टर कम्युनिस्ट लीडर था। उसका वन कंट्री वन नेशन वन कल्चर में बिलीव था, इसीलिए वो चाहता था कि तिब्बत के लोग भी कन्वर्ट हो जाएं और वो भी वन चाइना पॉलिसी में बिलीव रखें। कुल मिला के मो जेडोंग तिब्बत और चाइना में कोई भी डाइवर्सिटी नहीं देखना चाहता था। नवंबर 1956 में दलाई लामा तिब्बतन फ्रीडम फाइटर से मिलते हैं। ये फ्रीडम फाइटर गोरिल्ला वॉरियर थे जो चाइनीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उन गोरिल्ला वॉरियर्स के स्ट्रगल को देखकर दलाई लामा की आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि एक्चुअल में चाइना उनके साथ क्या कर रहा है। धीरे धीरे चाइनीज आर्मी पूरे तिब्बत पर कब्जा करना चाहती थी। उनके कब्जे को देखते हुए तिब्बत के लोगों ने चाइनीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट में कई गांवों को आग लगा दिया गया, साथ ही कई जानें भी गई। 10 मार्च 1959 को चाइना दलाई लामा को इनवाइट करता है एक चाइनीज थिएटर परफॉर्मेंस देखने के लिए, लेकिन चाइना की एक शर्त थी कि दलाई लामा बिना किसी बॉडीगार्ड के चाइना आएंगे। ये चीज सुनकर तिब्बत के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना दलाई लामा को किडनैप, अरेस्ट या फिर मार देना चाहता है। दलाई लामा तिब्बत की कैपिटल सिटी लासा में रहते थे। वो जिस किले में रहते थे उस किले का नाम था द पोटला पैलेस। चाइनीज मिलिट्री पूरे किले की घेराबंदी कर देते हैं। ये चीज देखकर तिब्बत के लोग भी दलाई लामा को प्रोटेक्ट करने के लिए किले के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। चाइनीज मिलिट्री की वजह से दलाई लामा उस किले से नहीं भाग पाते और कई दिनों तक किले के अंदर ही रहते हैं। दलाई लामा के एक एडवाइजर होते हैं जिसे स्टेट ऑफ ओरेकल कहा जाता है। दलाई लामा उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ओरेकल दलाई लामा से कहते हैं कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो आज रात ही यहाँ से भाग जाओ। ओरेकल दलाई लामा को ये भी एडवाइस देते हैं कि उन्हें कैसे और कहाँ भागना है। 1959 की उस रात तिब्बत में 2 बड़े धमाके होते हैं। इन्हीं 2 बड़े धमाकों के बीच दलाई लामा अपनी माँ, बहन और छोटे भाई साथ ही कुछ टॉप ऑफिशियल के साथ भेष बदल के वहां से निकल लेते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट को जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि दलाई लामा भाग गए हैं, वो सर्च ऑपरेशन चला देते हैं। इस सर्च ऑपरेशन में कई सारे फाइटर प्लेन्स को भी लगाया जाता है। दलाई लामा किसी तरह से बचते बचाते रात को सफर करते थे, क्योंकि तिब्बत का एरिया काफी खुला था। अगर दिन में सफर करते तो वो आसानी से पकड़े जा सकते थे। आपको बता दें कि दलाई लामा तिब्बत की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में उनको भी कीड़े मकोड़े खाकर कई दिन गुजारने पड़े थे। करीब 2 हफ्तों तक रात में सफर करने के बाद दलाई लामा फाइनली तिब्बत के लास्ट विलेज पहुंचते हैं, जो कि इंडिया के बॉर्डर पर था। 26 मार्च को इंडिया के बॉर्डर पर पहुंचने के बाद दलाई लामा सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखते हैं और सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही दलाई लामा ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उन्हें इंडिया में रहने दिया जाए। लेटर रिसीव करते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू असम राइफल्स की एक टीम को भेजते हैं और 31 मार्च 1959 को अरुणाचल प्रदेश के थ्रू दलाई लामा इंडिया में एंटर करते हैं। दलाई लामा के वहां से निकलते ही चाइना पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लेता है और वहां पर भी वन चाइना पॉलिसी लागू कर देता है। तिब्बतन गोरिल्ला वॉरियर भी चाइना के ऑक्यूपेशन को रोकने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। 1966 से 76 यानी कि इन 10 सालों के बीच तिब्बत पर सबसे बड़ा अटैक किया जाता है चाइना के द्वारा। मो जेडोंग सबसे पहले तिब्बत के कल्चर पर अटैक करता है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को तबाह कर दिया जाता है। तिब्बत के लोगों पर इतना अत्याचार किया जाता है कि करीब 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत ओवरवर्क करवाने से हो जाती है और बाकी लोग भूख से मारे जाते हैं। तिब्बत के पूरे इतिहास में कभी भी भूखमरी नहीं आई थी, लेकिन चाइना के ऑक्यूपेशन के बाद ही वहां पर 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं। चाइना तिब्बत के नेचुरल रिसोर्सेज को भी बर्बाद कर देता है। करीब 80% फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। तिब्बत के लोग जब भी चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते तो चाइनीज सोल्जर या तो उन्हें मार देते या तो हमेशा के लिए गायब कर देते थे। केवल तिब्बत के लोग ही नहीं बल्कि और भी ऐसे चाइना में कई शहर हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट से परेशान हैं। चाइना के नॉर्थ वेस्ट में एक शहर है जिंगजियांग। यहाँ का कल्चर अलग था क्योंकि यहाँ पर वीगुर मुस्लिम्स रहते थे।
चाइना इन उइगुर मुस्लिम्स के कल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। जब भी यहाँ के लोग चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, चाइना उनको री एजुकेशन सिस्टम में डाल के इतना टॉर्चर करता है कि वो लोग वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह से चाइना का एक और शहर है हांगकांग। वहाँ के लोग भी लिबरल रहना चाहते हैं, लेकिन चाइना जबरदस्ती उन पर भी अपनी मर्जी थोपता है। चाइना तो यहाँ तक क्लेम करता है कि ताइवान भी उसका है। चाइना ने अपने वन चाइना पॉलिसी के जरिए कई सारे कल्चर्स को डिस्ट्रॉय किया है। तिब्बत में बुद्धिज्म को, जिंगजियांग में उइगुर मुस्लिम को और ईस्ट में हांगकांग को। जहाँ एक तरफ चाइना ने तिब्बत के लोगों को इतना टॉर्चर किया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया तिब्बत के लोगों के साथ रेस्पेक्टफुली ट्रीट करता है। आज इंडिया में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा तिब्बतन पीसफुली रह रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।